कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स से जो तुम्हारा पहला अध्याय है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उससे एक न्यूमेरिकल रखा हुआ है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल तुम्हारा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अपने पिछले लेक्चर में भी मैंने इसी अध्याय से कुछ लेक्चर्स दिखाए हैं, वो भी तुम्हारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक थे और यहाँ पर भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए और बी बिंदुओं पर क्रमशः +1.2 × 10⁻5 माइक्रो कूलॉम व -3.1 × 10⁻5 माइक्रो कूलॉम उपस्थित है। दोनों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी है। ए व बी के मध्य वैद्युत बल, जिसे कूलाम बल भी कहते हैं, ज्ञात कीजिए। बल की प्रकृति कैसी होगी, ऐसा भी पूछा है, ठीक है। तो देखिए कूलाम बल पूछ रहा है, यानी कि वैद्युत बल, ये दोनों एक ही बात होती है। कूलाम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, किसी भी स्थान पर किन्हीं दो आवेशित पिंडों या बिंदुओं जिन पर Q1 और Q2 आवेश अगर उपस्थित हो तो उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो R बनती है, इन तीनों राशियों के अकॉर्डिंग उन दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगा करता है, ऐसा खोजा था अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस बल को ही वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होता है दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, और उनके बीच की दूरी r के या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, ठीक है। मतलब f प्रोपोर्शनल है किसकी, Q1 Q2 के भी, और f प्रोपोर्शनल है तुम्हारा दोनों के बीच की दूरी। जैसे मैंने r माना है तो r का वर्ग करेंगे और उसका व्युत्क्रम के लिए r के वर्ग को 1 के बटे में डालेंगे। तो इन दोनों चीज़ों पर f प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों राशियों के f प्रोपोर्शनल में है, अनुक्रमानुपाती है, तो दोनों का गुणनफल जो बनेगा उसके भी f प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, या वे भी तुम्हारा गुणनफल भी f के प्रोपोर्शनल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से तुम्हारा f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² भी बन जाएगा। 1/r² जब इससे गुणा करेगा तो Q1 Q2 अपॉन r² ये बन जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी कि अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो उस वैज्ञानिक ने इस चर राशि में, जो हर बार कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है, तो उस चर राशि में एक नियत मान का गुणा किया था, तभी जाके दो आवेशों के मध्य एग्जैक्ट में बिल्कुल सही सही वैल्यू या वैद्युत बल निकला था, ठीक है। तो उस चर राशि को हम लोग क्या कहते हैं, 9.0 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और ये आपका Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये चीज़ आपका ये जो है ना, बस यही बल हमें ज्ञात करना है इन दोनों आवेशों A और B बिंदुओं के मध्य, ठीक है। ये हमने आपको ये जो चीज़ बता दिया है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट इस क्वेश्चन में और हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोबारा परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान के पेपर में कक्षा 12वीं की ये पूछ देता है कि कूलाम का नियम क्या है, ये बताओ। तो अब तुम यहाँ से कूलाम का नियम बता सकते हो और उसी नियम के अंतर्गत हमें एफ की डेरिवेशन भी सॉल्व कराता है, ठीक है। तो ऐसे 4 नंबर तक का वो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है और इस डेरिवेशन से तुम्हारे विभिन्न बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आया करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को तुम कैसे बताओगे, अगर तुम्हारा कूलाम का नियम एग्जाम में पूछने लगे तो यह बताना है तुम्हें कि किन्हीं दो बिंदुओं समतल में स्थित या किसी भी स्थान पर स्थित किन्हीं दो आवेशित बिंदुओं व उनके मध्य की दूरी r, इन 3 राशियों पर कूलाम का नियम इस प्रकार से डिपेंड करता है कि दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वो बल होता है, ठीक है। या मतलब अपने अपने हिसाब से किसी प्रकार की भाषा दे सकते हो, यहाँ पर बस आपको इतना चीज़ याद रखना है। और ये जो बल है आपका, ये न्यूटन में आपको दिखाना है। जब न्यूटन में बल है तो यहाँ पर Q1 Q2 ये जो आवेश है आपके कूलॉम में होंगे और r जो दूरी है वो आपकी मीटर में होगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ से कूलाम का नियम भी बन चुका। अब चलो क्या करते हैं, ए और बी बिंदुओं पर जिनके आवेश ये दिखाए गए हैं उनके बीच दूरी भी दे दी गई है, तो हम क्या करते हैं, इनके मध्य वैद्युत बल जिसे कूलाम बल कहते हैं उसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है और उससे भी पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हम इस क्वेश्चन का हल बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ इसी प्रकार से हमें काम करना है अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में। तो Q1 Q2 हमारे ए पर जो आवेश है उसको हम Q1 मानते हैं और बी पर जो आवेश है उसको Q2 मानते हैं। तो Q1 हमारा कितना हो गया, +1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलॉम। अब चूंकि ये आवेश जो है ना कूलॉम में होने चाहिए, तो माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का इसी आंकिक मान से गुणा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, अब देखो इसी में 10⁻⁻6 का हमने अगर गुणा कर दिया तो ये माइक्रो नाम का वर्ड हट गया, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ कूलॉम बचा। क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद में इसको और कैलकुलेट करेंगे। ये 10⁻⁻6 10⁻⁻5 गुणा में देखो आधार, ये नीचे के आधार होते हैं ऊपर के होते हैं घात। आधार जब सेम होते हैं और उनका गुणा हो रहा होता है तो उसमें आधार को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। -5 और -6 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 11 बनता है, ठीक है। तो गुणा में 10⁻11 और ये आपका कूलाम, और उसके बगल में जो था बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से Q1 जो हमारा है ये इतना प्राप्त हुआ, और Q2 जो हमारा होगा वो Q2 क्या होगा, दूसरे बिंदु का आवेश है जिसकी वैल्यू दी है -3.1 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलॉम। तो यहाँ पर भी माइक्रो कूलॉम को हम लोग क्या करेंगे, कूलॉम में चेंज करेंगे। तो कूलॉम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बस वही चीज़ माइक्रो कूलॉम को कूलॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से माइक्रोमीटर अगर दिया हो तो मीटर में चेंज करने के लिए भी आपको 10⁻⁻6 का गुणा करना होता है, ये भी याद रखना। तो देखो इस प्रकार से -3.1 ये आपका बना, और ये 10 की गुणा 10⁻⁻11, ठीक वैसे ही, ठीक है। और ये आपका कूलॉम में बदल गया, ये आ गया Q2। तो Q1 Q2 में एग्जैक्ट कूलॉम में मिल चुके हैं, और ये दूरी आपकी दी गई थी 30 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर को हम मीटर में भी चेंज करेंगे, अभी मैंने यहाँ पर जो बातें बताई थी आपको, ठीक है। तो चलो अब दूरी जो है उसको हम लोग R कंसीडर करते हैं, और वो जो आपका 30 सेंटीमीटर दिया है उसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमेशा 10⁻⁻2 का गुणा करना होता है। इतना हो जाने के बाद में चलो ठीक है, अब तीनों राशियाँ Q1 Q2 और R हमें मिल चुकी हैं। अब हम दोनों बिंदुओं A और B के बीच वैद्युत बल या कूलाम बल निकाल सकते हैं, और निकालने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे अब कूलाम के नियमानुसार, अब इसको कूलाम के नियमानुसार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार हमें पता है कि F जो बल होता है वो आपका ये चीज़ होता है इंटू 10⁹। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, आंकिक मान दिखा रहे हैं, Q1 Q2 आंकिक मान के, अभी तो हम वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं। कूलाम के नियमानुसार ये अब उसका बल का सूत्र मैंने बनाया है इतना, और ये आपका न्यूटन, ठीक है। चलो इतना हो जाने के बाद में अब हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो ये जो हमारा आंकिक मान है इसको ऐसे रखते हैं, दशमलव के बाद जो 0 है तो इसको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा दिखाया। इंटू Q1 की वैल्यू, Q1 अपना देखो क्या है, Q1 कितना निकला था ये चीज़। अब देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पर हमें Q1 Q2 को जो मान लेने हैं वो तुम्हारे सिर्फ आंकिक मान लेने हैं, मतलब चिन्हों को तुम्हें नहीं उठाना है, ठीक है। चिन्ह यहाँ पर जो है ना प्लस और माइनस के, जैसे ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो ये माइनस प्लस के जो चिन्ह है तो ये सिर्फ वैद्युत बल की प्रकृति को बताने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वैद्युत बल का आंकिक मान निकालने के लिए ये चिन्ह हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम चिन्हों को वहीं छोड़ रहे हैं। तो Q1 जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻11 रखेंगे इंटू Q2 की वैल्यू जो है ना 3.1 इंटू 10⁻⁻11 ऐसे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम मात्रक कोई दिखाएंगे नहीं, और पूरे के बट्टे में हमारा आ जाएगा क्या चीज़, ये R का स्क्वायर। R तुम्हारा ये है तो R की वैल्यू ये है, तो 30 गुणा 10⁻⁻2। अब इसका स्क्वायर, मैंने मीटर को भी नहीं लिया है, मैंने बताया नहीं कि मैं मात्रक को यहाँ पर छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पूरी का आंकिक मान सही से निकल आएगा उसके बाद में हम मात्रक बल का जो कि न्यूटन होता है को दिखा देंगे, ठीक है। क्लियर। चलो तो
तो यहाँ से अब कैलकुलेशन को तुम्हें बारीकी से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में अगर आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन समझ लो बिगड़ गया। तो ध्यान से समझना, कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है। ये हमारा f इक्वल टू जो है ना यहाँ होना चाहिए था, इक्वल का साइन इसके बीच में। तो आप लोगों को इस चीज़ को ऐसे ही दिखाना है, f इक्वल टू, ठीक है। ये चलो सबसे पहले ध्यान से समझना, ऊपर देख डालो 10 की पावर, 10 की पावर में कितने नंबर है, 10 की पावर 9, 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। तो देखो 10 10 10, ये नीचे की जो बेस है 10 10 सेम दिख रही है, जो कि गुणा में भी है। जब बेस नीचे की सेम होती हैं, जैसे a इंटू ए ऐसी जा रही हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर 3। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है। ये बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर करना है कि हमें बेस को एक बार लिखना है, ठीक है, पावर को जोड़ देना है, और गुणा का चिन्ह हम 10 के पहले लगाएंगे। अभी देखो इनका हम गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे इनका गुणनफल, ठीक है। पहले हम 10 की पावर ये हम दिखा देते हैं। तो ये तुम्हारी 10 को एक बार लिखा, बेस को एक बार लिखा, अब उनकी पावरें जोड़ देते हैं। पावर क्या है, 9। अब 9, ठीक है। अब ये -11 है और ये फिर -11 है, तो ये 3 पावरें होगी, सभी को जोड़ा, ठीक है। तो देखो प्लस और ये कोष्ट का मतलब होता है गुणा, प्लस गुणा माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो 9 -11, ये प्लस गुणा माइनस, ये भी तुम्हारा -11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, देखो प्लस का ये 9 है, 9 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लस का है। तो प्लस का 9 इस -11 में जो माइनस के 9 घुसे हैं उनको ये शून्य कर लेगा, क्योंकि ये प्लस का 9 ये माइनस का 9 है, ठीक है। तो ये शून्य बना देगा। तो इसमें से -9 निकाला तो माइनस के 2 इसमें फिर भी है, तो -2 और -11 ये तुम्हारा मिल के -13 बना देंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझना, कहने का मतलब ये हुआ कि इन सभी की तीनों पावरों को जोड़ेंगे तो -13 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 10 की पावर -13 यहाँ दिखा देंगे। अब उसके पहले देखो ये जो ये तुम्हारी जो है ना, इनका गुणनफल निकालेंगे। तो जैसे इसका दशमलव थोड़ी देर के लिए मानते हैं नहीं, तो ये 12 हो गया, 12 9 108, इस प्रकार से हुआ 12 9 108। तो 108 जो है, अब मान लेते हैं इसमें भी दशमलव नहीं थोड़ी देर के लिए, तो 31 हो गया ये। तो ये 108 गुणा 31, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 8 8, ये पूरा ऐसे उतारा आएगा। 3 8 24 का 4 2, 3 0 0 और 2 तुम्हारा ये। अब 3 एकम 3, तो इस प्रकार से ये 8 उतारा है, ये तुम्हारे दोनों 4 हो गए, ये तुम्हारा 2 1 3 और ये तुम्हारा 3, तो 33 48, ये 3348 हमारा यहाँ पर गुणनफल जैसे बना। तो देखो 3348, ठीक है, ये चीज़ रखा, गुणा इतने बड़ा इतना। अब चूंकि देखना दशमलव ऊपर देखो, दशमलव के दाएं टोटल कितने अंक हैं, दशमलव के दाएं 1 अंक यहाँ है, दशमलव के दाएं 1 अंक यहाँ है। तो दशमलव के दाएं टोटल हमें गुणनफल में 2 अंक दिखाने पड़ेंगे, या 2 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल हमारा आ जाएगा। तो इसका 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 गुणनफल ये आ चुका है, गुणा 10 की पावर -13 वो लिखा है, और बट्टे में हमारा देखो अब एक यहाँ पर क्या है, ये एक संख्या है गुणा कर रही है 10 की पावर -2 से। तो ये अलग अलग 2 संख्या है जिनकी पावर में ये जा रहा है। तो गुणा में ऐसा होता है कि अगर कोई संख्या a गुणा b लिखा है, उसकी पावर में मान लो कि m कोई संख्या जा रही है, तो जब अलग अलग निकालेंगे तो a की पावर भी m जाता है, ठीक है, और गुणा b की पावर में भी m जाता है। तो इसी प्रकार से 30 की पावर में भी ये 2 जाएगा, तो 30 की पावर 2 जाएगा, तो 30 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 900, ठीक है। अब ये गुणा, अब 10 की पावर -2 इसकी भी पावर में ये आएगा, तो ये -2 जो है ना 10 की खुद पावर में है और ये भी पावर में, तो पावर में पावर का गुणा होता है, तो 2 दूनी 4, तो 10 की पावर -4 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो एक नियम ये भी होता है, ये 10 की, ये देखो 10 की पावर -13, ये 10 की पावर -4 है, तो आधार आधार सेम दिख रहा है। जब ऊपर नीचे आधार आधार सेम दिखती हैं, तो नीचे वाले आधार की पावर ऊपर वाले में घटा देते हैं बस, और ऊपर वाला आधार लिखा रहने देते हैं गुणा के रूप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नया रूप है वो ये बनेगा 33.48 गुणा 10 की पावर, अब देखो ये गुणा 10 ये लिखा, आधार सेम होने की वजह से इसकी पावर ऊपर जाके घट जाएगी। तो -13 में -4 जब घटेगा, तो देखो -13 और ये नीचे का -4 गया घटने के लिए, तो घटने के लिए ये माइनस लगाएंगे, तो माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4।
अब ये -13 जो है ना, -13 में -4 जो घुसे हैं वो +4 के साथ में शून्य हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर हमें -9 फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो -9 यहाँ पर इतने की जगह पर जो मान आना है गुणा 10 की पावर -9, मतलब कहने की ये -4 जब इसमें घटेगा तो हमें -9 देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब चूंकि बटे में हमारा क्या चल रहा था, ये 900 यानी कि 900, ये जो चीज़ है आपका इतना, यहाँ से लगा के इतना, ये सब आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए ज़रूरी सामग्री थी। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये सब, ये तो कूलाम का नियम भी बता डाला, यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन के तरीका भी बता रहे हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम्हें याद रखना है, और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बस ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद में अब देखना यहाँ नीचे, यहाँ नीचे में क्या देखना है, देखो यहाँ 9 के बाद में 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो जो है ना, अगर हम इन दोनों ज़ीरो को हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर को तुम्हें दिमाग लगाना है कि ऊपर की जो 10 की पावर होगी उसमें उतनी ही संख्या घटती है जाके। ठीक है, मतलब ये होगा कि 9 के दाएं 2 ज़ीरो हैं, तो अगर दोनों जीरो को हम यूँ हटाएंगे तो 9 मतलब ये जो -9 है उसमें 2 घटेगा जाके, तो -9 में 2 घटने का मतलब 2 ये हुआ। अभी इसमें घटेगा तो घटने के लिए यहाँ पर माइनस आएगा, तो -9 -2 मिलकर -11 बना लेते हैं। तो अगर ये दो ज़ीरो हटेंगे तो वहाँ पर -11 10 की पावर में चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एक एक चीज़ तुम्हें बता के चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो भी बन सकता है, टेंशन नहीं लेना। तो चलो इतना हुआ। अब बटे में देखो तुम्हारा क्या हुआ है, 9 है। अब तुम्हें 9 से इसको बस डिवाइड करना है, उसके बाद में क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व ही होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड करेंगे। चलो अब देखो ये 33 है, 9 तिया 27, 9 की 36, 4 बार में ज़्यादा जा रहा है तो 9 तिया 27 हुआ। 27 को 33 में निकाल देते हैं, तो 33 में 27 निकालेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 6। अब दशमलव यहाँ लगा है तो उसी दशमलव को यहाँ पर भी लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके दाएं ये आगे का अंक उतार लेंगे जो कि 4 है। अब देखो 9 से डिवाइड 9 63, 7 बार में चला गया 63, घटेगा तो तुम्हारा 1 मिल जाएगा। अब 1 के दाएं हम ये 8 उतार लेंगे, तो 9 दूनी 18 में मिल जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पूरा 9 से चला गया तो ये में मिला, और गुणा में 10 की पावर -11, उसको तुम्हें 9 से डिवाइड ही नहीं करना है। ठीक है, ऊपर गुणा में नंबर जो होते हैं उनमें से किसी एक नंबर को तुम नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हो। इसको मतलब इससे या तो इसको डिवाइड करो या तो इससे इसको डिवाइड करो। अब 10 की पावर वाली संख्या को हम, ये ऐसी संख्याओं से हम डिवाइड ही नहीं करते। 10 की पावर वाली संख्या सिर्फ 10 की पावर वाली संख्या से ही डिवाइड होती है, और उसके अलावा किसी से नहीं होती। तो हम बगल वाले को डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, और ये तुम्हारा सेम वैसे ही है। तो 3.72 इंटू 10 की पावर -11, ये तुम्हारा एग्जैक्ट मान आ गया है। दशमलव के बाएं एक अंक होना चाहिए, अगर एक अंक नहीं होता तो हम एक अंक बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये तुम्हारा दशमलव के बाएं एक अंक भी है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा पूरा सही से कैलकुलेशन हो चुका है, और अब बल जो हमारा निकला है तो उसका हम मात्रक भी दिखा देंगे लास्ट में, न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य 3.72 गुणा 10⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। और वो जो बल कैसा होगा, क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा था बल की प्रकृति भी। ठीक है, कि वैद्युत बल या कूलाम बल याद कीजिए, तथा बल की प्रकृति कैसी होगी। तो बल की प्रकृति का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमें 2 प्रकार के बल देखने को मिलते हैं, कि नहीं तो आवेशों के मध्य या तो वो एक दूसरे को खींचेंगे, नहीं तो एक दूसरे को ऐसे धकेलेंगे। ठीक है, धकेलते कब है, जब दोनों पर समान आवेश हो, प्लस प्लस का या माइनस माइनस का। अगर अपोजिट है, यानी कि एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो हमेशा एक दूसरे को खींचेंगे। तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, खिंचाव पर आकर्षण बल लगता है और धकेलने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। तो चूंकि दोनों आवेश तुम्हारे कैसे हैं, Q1 जो था तुम्हारा पॉजिटिव था, Q2 जो था तुम्हारा नेगेटिव था, तो यहाँ पर तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव बल होने, आवेश होने की वजह से यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बल की प्रकृति होगी वो आकर्षण
आकर्षण जैसी होगी, अर्थात दूरी के बाद आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। ये लेक्चर हमारा यहीं से समाप्त होता है। स्टूडेंट से अनुरोध है, यदि लेक्चर समझ में आया हो तो कृपया कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।